कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर 2 ओवरव्यू क्या है? वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें रूलर अपने मन से जो चाहे वो नहीं कर सकता। ये मेन डेमोक्रेसी का रीजन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और कुछ डाउट हो तो पूछना। पिछली अध्याय में हमने देखा है कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है, मतलब वो अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकते, मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है, उनको जनता को जवाब देना होता है, क्योंकि वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा चुने हुए शासक होते हैं, उन्हें जनता चुनती है। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। मतलब यहाँ पर कुछ निश्चित नियम होते हैं जिन्हें जनता को और सरकार दोनों को उसका पालन करना होता है। हिंदी में क्या लिखा है? कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। कुछ रूल्स होते हैं जिसका फॉलो पब्लिक को भी करना होता है जो वोट देती है, और गवर्नमेंट को भी करना होता है, जो रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए होते हैं। ठीक है, ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारे रूल, सारे नियम मिलकर क्या कहलाते हैं? संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? ऊपर से नीचे तक समझ में आया? लोकतंत्र में शासक जनता चुनती है, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है उसको डेमोक्रेसी में इलेक्शन के द्वारा पीपल जो होती है पूरे भारत, अगर भारत की बात करें तो भारत की जनता जो है, भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो भारत की जनता भारत के शासक को चुनती है। हम लोग अगर हमारे प्रदेश में है तो हम हमारे एमएलए को चुनेंगे। एमएलए मतलब होता है विधायक, और जिस पार्टी के पास ज्यादा विधायक होंगे उनका नेता सीएम होता है। और देश की बात करें तो हम डायरेक्टली वोट करते हैं एमपी को, सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और जिस पार्टी के पास ज्यादा सांसद होते हैं उनका कैंडिडेट जो रहता है, उनका नेता, वो कौन होता है? पीएम होता है। ये दोनों चीज याद रखना है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता का शासन होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है ताकि वो संसद में बैठकर, विधानसभा में बैठकर राज्य की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए शासन जो करता है वो नियम बना सके। ठीक है, और उसको जनता के द्वारा जनता में दे सके। आगे, एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ टू गवर्नमेंट शुड फंक्शन। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान, संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। ये संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। अभी संविधान क्या होता है मैंने बताया, कुछ नियम का पालन जनता को और सरकार दोनों को करना होता है। डेमोक्रेसी में सरकार जो है जनता चुनती है, इसलिए वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती कि अपने मन से कुछ भी नियम बना दे। ठीक है, अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कि कुछ नियम गलत है तो वो उसका प्रोटेस्ट कर सकती है, उसका विरोध कर सकती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहता है। इन सारे नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान क्या करता है? संविधान जो गवर्नमेंट के फंक्शन होना चाहिए, एक्चुअली जो रियल फंक्शन होना चाहिए, नागरिकों के राइट्स जो होना चाहिए, सिटीजन्स के राइट्स जो होना चाहिए, वो सारा कुछ किसमें लिखा रहता है? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। कोई डाउट है इसमें? आगे चलो। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। जो संवैधानिक स्वरूप है उस पर हम कुछ सवाल उठाएंगे, जैसा चैप्टर में लिखा हुआ है एज इट इज मैं पढ़ रहा हूँ और उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना और बताना कोई डाउट होगा तो। क्लास 9 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। चलो, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? पहला एक क्वेश्चन बनता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, या संविधान की जरूरत क्यों होती है। और सेकंड पॉइंट है इसमें, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, और संविधान को कैसे, संविधान बनते कैसे, संविधान को कैसे बनाया। हु डिजाइन देम एंड इन व्हाट वे, और उन्हें डिजाइन कौन करता है और किस हिसाब से, किस तरीके से उन्हें डिजाइन करता है। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंज लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। क्या एक बार संविधान बनने के बाद अगर कंडीशन बदली तो हम उसके संविधान के नियमों को कैसे बदल सकते हैं? उसके लिए आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्वेश्चन कितने सारे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर से सुना, पैराग्राफ में क्या लिखा है? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, कैसे बनता है। हु डिजाइन देम एंड इन व्हाट वे, उन्हें कौन बनाता है और उन्हें बनाने के तरीके क्या होते हैं। व्हाट आर द वैल्यूज द शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेटस, और जो डेमोक्रेटिक स्टेटस है
उसमें संविधान को आकार देने का मूल्य, मतलब उसके मूल्य कौन कौन से। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, और जब एक बार संविधान बन गया, कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन, समय के बदलने के हिसाब से क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत के संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए, मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, और हमारी कुछ ड्यूटीज भी है जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलते हैं। कुछ डीपीएसपी से मतलब नीति निर्देशक तत्व जिन्हें राज्यों को दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को किसको देकर रखा है, राज्यों को। मतलब जब संविधान बना था तो कुछ ऐसी चीजें उस कंडीशन के हिसाब से जो कि पूरे देश में लागू नहीं की जा सकती थी, उसमें का एक उदाहरण है फ्री शिक्षा। जैसे शिक्षा का अधिकार है ना, अभी हमारा शिक्षा का अधिकार है, उस समय शिक्षा के लिए फ्री शिक्षा देने का ऐसा प्रावधान, क्योंकि राज्यों के पास इतनी कंडीशन नहीं थी, राज्य इतने डेवलप्ड नहीं थे या इतने सक्षम नहीं थे कि वो फ्री शिक्षा दे सके। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदला तो हमको, और उसको जो शिक्षा का अधिकार था उसको कहाँ रखा था, नीति निर्देशक तत्व में, अब उसको उठाकर कहाँ रख दिया है, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में फ्री शिक्षा तो होती है वैसे भी, और प्राइवेट स्कूलों में भी 8th तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का अधिकार गवर्नमेंट आरटीई के तहत एडमिशन करवाती है, तो वो गवर्नमेंट की नियम है जिसको फ्री शिक्षा मिलती है। सारा पैसा कौन भरती है, गवर्नमेंट। इतना समझ आया। देखो, वंस रिसेंट instance of designing constitution for a democratic state in that of South Africa. We began this chapter by looking at what happened there and how the South African went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its fundamental values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. पैराग्राफ क्या लिखा है, हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। अभी जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे तो पहले हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे कि कैसे बना, फिर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहां क्या हुआ है और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के कामकाज को अंजाम दिया है। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। अब एक बात बताओ, जब भारत का संविधान बना होगा तो सारे वहाँ पढ़े लिखे लोग ही बैठे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने पहली चीज क्या सोची होगी, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म, पंथ, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उन्होंने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते समय जितने भी नियम रखे होंगे वो सभी को देख कर रखे होंगे, किसी एक विशेष को देख के नहीं रखे होंगे। तो पहली चीज तो जब भी हम लॉ जैसी चीज पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कोई भी भेदभाव जैसी चीज नहीं आना चाहिए। तब उसको पढ़ो, तब समझ में आएगा कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, हाँ कुछ चीजें ऐसी हुई कि उस समय जरूरी नहीं थी, लेकिन बाद में हमारी भारत की कंडीशन और अच्छी से बेहतर होते चली गई, लोग ज्यादा शिक्षित होते चले गए, तब कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ी, तब उसको संविधान संशोधन के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा, जैसे गवर्नमेंट को उचित लगा, जिस भी चीजों पर उचित लगा, 100 से ज्यादा अभी तक उसमें अमेंडमेंट हो चुके, संशोधन हो चुके, 100 से ज्यादा संशोधन हर एक के विषय में, इसमें तो नहीं दिया होगा, फिर हम बाकी बाद में उसमें चर्चा करेंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, हिंदी में लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। एक पैराग्राफ लिखा है, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। सबसे ज्यादा वहां पर साउथ अफ्रीका का सबसे मेन मुद्दा था श्वेत और अश्वेत, काले और गोरे के ऊपर जो भेद होता था उस पे मेन मैटर था उनका। आई हैव फॉट, ये है नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, इनको कई सालों तक तो जेल में रखा गया, इनके बारे में पढ़ना और अच्छे से समझ में आएगा। आई हैव फॉट, वो क्या बोल रहा है, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश्ड द ideal of a democratic and free society in which all person live together in human and with equal opportunity. It is all ideal with I hope to live for and achieve, but if need be it is an ideal for which I am prepared to die. मैंने गोरों के प्रभुत्व के लिए संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैंने इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर
जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। ये किसने कहा है? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, ठीक है, नेल्सन मंडेला। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड टू treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid in this country. मैंने अभी बताया ये नेल्सन मंडेला जो थे और इनके साथ के 7 लीडर कई दिनों तक अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो श्वेत गवर्नमेंट थी, श्वेत गवर्नमेंट मतलब कि या नेल्सन मंडेला का कथन है जिस पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने, अभी गोरों की सरकार का मतलब समझ में आया, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा भेदभाव किस पर था? काले और गोरे, ठीक है। गोरों की सरकार ने कैसा मुकदमा चलाया? देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। और उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में, उनको और उनके 7 अलग नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास देने की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद कर रखा गया था। याद रहेगा क्या? दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग tried to treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island, ठीक है, सबसे खतरनाक जगह पर इन्हें पूरी लाइफ के लिए उम्र कैद करके रखा गया था। इसमें कोई डाउट है क्या? क्यों लड़े थे वो अपने वाइट गवर्नमेंट, श्वेत गवर्नमेंट, उससे रंग भेद के कुछ नियम बनाए होंगे उन्हें, उसी कारण इनको क्या कर दिया गया था? देशद्रोह इन पर लगा दिया गया था और अंदर डाल दिया था। पैराग्राफ पढ़ो फर्स्ट। चलो, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। मतलब नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। नस्ली व्यवस्था मतलब मैं वैसे ही समझा देता हूं, फिर हम जो लिखा है वर्ड टू वर्ड वो पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका को भी भारत में, जैसे भारत को यूरोपीय ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया था, वैसे दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बनाया था। हुआ क्या? दक्षिण अफ्रीका में ज्यादातर जो अंग्रेज थे या यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे वो वहीं पर बस गए, और भारत में ज्यादातर लोग नहीं बसे, कुछ ही राज्यों में ज्यादातर बसे, तो वो आज भी थोड़ी बहुत उन लोगों की संस्कृति चलती है, जैसे गोवा वगैरह में वहां पर कुछ लोग बसे हुए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को जब उन लोगों ने, यूरोपीय कंट्री ने गुलाम बनाया तो ज्यादातर लोग वहीं पर बस गए। अब 2 कंडीशन है, जो यूरोपीय लोग हैं वो गोरे हैं और साउथ अफ्रीका के लोग काले हैं, तो गोरे लोग को श्वेत बुलाए, काले लोग को अश्वेत बुलाए। अब जब उन लोगों ने वहां पर ज्यादातर लोग वो लोग बस गए, तो उन लोगों ने उनके लिए और इनके लिए अलग अलग चीजें बनाई। मतलब वो लोग उनके स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते, उनके लिए स्विमिंग पूल के लिए अलग व्यवस्था, इवन उन लोगों के पब्लिक टॉयलेट भी अलग अलग, वो लोग उसमें नहीं जा सकते। हर एक चीज में भेदभाव किया गया। इस पर से उनमें संघर्ष हुआ। ये मेन मैटर है साउथ अफ्रीका का। क्या हुआ? जैसे भारत को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, तो हुआ क्या, बाद में जब आज़ादी मिली तो सारे अंग्रेज लगभग ऐसे ही बोल सकते कि अंग्रेज यहाँ से छोड़कर भाग गए। लेकिन जब यूरोप के लोग साउथ अफ्रीका में गए तो वो लोग वहां से भागे नहीं, ज्यादा मात्रा में वहीं पर बस गए। तो दक्षिण अफ्रीका के काले लोग या अश्वेत और यूरोप के गोरे लोग जो साउथ अफ्रीका में थे, उन लोगों के बीच में ज्यादा भेदभाव होने लगा, और इसके चलते उन लोगों के बीच में विवाद बढ़ता चला गया। ठीक है, ये मेन मैटर है उनका। अब जो लिखा है वर्ड टू वर्ड वो समझो। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियन थे, वाइट यूरोपियन हिंदी में क्या होगा? सफेद, जो गोरे लोग थे, कहाँ के? यूरोप के, उन्होंने यह सिस्टम, ये व्यवस्था किस पर ला दी थी? साउथ अफ्रीका के लोगों पर। ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य में, द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स। जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के जो लोग आए साउथ अफ्रीका में गए थे, उन्होंने अपने हथियारों और दमनकारी नीतियों के चलते वहां पर एक क्षेत्र अपना राज बना लिया, और उन लोगों से वो सारी ट्रेडिंग कंपनियां या व्यापार के लिए वहां पर आई, और उन्हें क्या बना लिया? या गुलाम बना लिया। विथ आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया। जैसे उन्होंने इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स क्यों आए थे?
व्यापार के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने देखा यहाँ की व्यवस्था समझी और धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लिया। पहले स्थानीय स्वशासन पर, स्थान पर उन लोगों ने राजनीति चलाई, फिर पूरे भारत में। और फिर यहाँ से बैठकर भारत का शासन कौन चलाता था? कंपनी। कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड की महारानी। चलो, इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, बट अनलाइक इंडिया, इंडिया और यहाँ पर क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। वहां पर क्या हुआ, ज्यादा मात्रा में जो व्हाइट लोग थे, व्हाइट मतलब श्वेत, वो कहां पर सेटल हो गए? साउथ अफ्रीका में। एंड बिकेम द लोकल रूलर, और क्या बन गए? लोकल रूलर मतलब स्थानीय स्वशासन बन गए, स्थानीय स्वशासन को चलाने लगे। हमारे पास स्थानीय स्वशासन क्या है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये स्थानीय स्वशासन। इससे उठकर क्या होता है? इससे उठकर जिला, जिले से उठकर स्टेट, स्टेट से उठकर इंडिया। ऐसे हमारा इलेक्शन या ऐसे हमारा शासन चलता है। द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। हथियारों और जोर जबरदस्ती के दम पर उन लोगों ने गुलाम बनाए, जैसे भारत को बनाया था। पर भारत से लौटे काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग चमड़ी के रंग कैसे थे? उनके काले थे। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 और अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां पर मिश्रित नस्ल, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी वहां पर थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सभी को छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। Apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। The native people of South Africa are black in color। अभी मैंने समझा है, जो नेटिव, जब मूल जो लोग थे वहां के, वो कैसे कलर में? ब्लैक। दे मेड अप अबाउट 3/4, और उनकी संख्या कितनी है? 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, और उनको क्या बोलते? ब्लैक्स बोलते। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस, मतलब कुछ ऐसे थे जो रंग बिरंगे नहीं बोल सकते, काले भी और गोरे भी। देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड, एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो यहाँ से गए हैं वो ना ज्यादा गोरे हैं ना ज्यादा काले, हु वर कॉल्ड कलर्ड, एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फेरियर्स, मतलब जो व्हाइट लोग थे वो ब्लैक वालों पर एक छत्र अपना राज करते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, और जो नॉन वाइट थे मतलब ब्लैक, उनको वहां पर वोट देने का अधिकार भी नहीं था। इतना समझ आएगा? द अपार्थेड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। इनका, इसका मतलब यह है कि इनकी जो नीतियां थी, किनकी नीतियां? श्वेत लोगों की, वो हमेशा ब्लैक लोगों को, काले लोगों को दबाने की थी। दबाने का मतलब कि कोई भी, जैसे अभी ऐसे बोल दो कि लाडली लक्ष्मी भेजना, लाडली लक्ष्मी योजना जो आई, अगर हम वहां की बात करें, तो अगर श्वेत लोगों को 1000 रुपए मिल रहे, तो अश्वेत लोगों को 10 रुपए मिलने वाले, या उनके लिए ये योजना नहीं बनाएगी। ऐसे उनका दमन किया जाता था हर एक नीति में। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स। क्या बोल रहा है वो? कि परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे, मतलब उन्हें गोरों की बस्ती में रहने बसने की भी इजाजत नहीं थी। अगर उनके पास कोई परमिट होता है, अगर इजाजत मिलती है, तो ही वो वहां जाके काम कर सकते हैं। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल, और तरणताल मतलब स्विमिंग पूल, और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। अब सोचो, अगर एक कंट्री में जहाँ के वो लोग हैं, वो लोग वहां पर रह रहे हो, उनके साथ अगर ऐसा भेदभाव कोई दूसरी कंट्री के लोग जो उन पर रूल कर रहे ऐसा करे, तो उनका स्वाभाविक सी बात है वो लोग क्या करेंगे? इसके लिए विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे। और यही विद्रोह किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने। और उनको कहाँ कर दिया था? जेल डाल दिया। उनके साथ और कितने लोग थे? 7 और अलग लोग। इतना क्लियर है? पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेटेड फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस, मतलब और वो कहां पर भी विजिट नहीं कर पाते थे, चर्च में नहीं जा सकते थे। वेयर द वाइट वर्शिप्ड, जहां पर सफेद लोग अपनी वर्शिप, पूजा पाठ, प्रेयर करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फ्रॉम एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और वो इन लोगों के खिलाफ ऐसा कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा संगठन बनाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा इन लोगों के साथ व्यवहार होता, बुरा व्यवहार होता था। समझ आया? पूरे चैप्टर का भी अपन ने जो एक पेज पढ़ा है इसका एनसीईआरटी का, इसमें क्या समझ में आता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है?
जिसमें जनता, अगर लोकतांत्रिक देश है तो उसमें जनता अपने शासक को चुनती है और उन्हें रूल करने के लिए कहती है, लेकिन शासक अपनी मनमानी लोकतंत्र में तो नहीं कर सकता था। इसी के लिए कुछ नियम शासक के लिए है जो रूल करता है, कुछ नियम जनता के लिए। इसी का संग्रह क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। हम हमारे पहले तो कुछ क्वेश्चंस उसने बोला है कि क्वेश्चन कुछ हमको समझना चाहिए कि संविधान की जरूरत क्यों है, कैसे बनाया गया, कौन ने बनाया है, कैसी कैसी नीतियां लाई गई है, पहले हम ये समझेंगे हमारे चैप्टर में। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हम किसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे कि वहां पर क्या क्या हुआ और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन के समय क्या क्या दिक्कतें आई। तो वहां क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में? नेल्सन मंडेला के बारे में बताया है, तो उनके बारे में पढ़ना भी है। नेल्सन मंडेला के बारे में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने और वहां पर क्यों चला। जब यूरोपीय कंट्री ने साउथ अफ्रीका को गुलाम बनाए, जैसे उन्होंने भारत को बनाए, लेकिन हुआ क्या, भारत के लोग, भारत से सारे यूरोपियन चले गए, लेकिन साउथ अफ्रीका में यूरोपियन खुद वहां सेटल हो गए। तो जो वहां के यूरोपीय लोग थे वो गोरे थे, साउथ अफ्रीका के लोग काले थे। तो उन लोगों के बीच में रंग भेद का भेदभाव होने लगा। रंग भेद मतलब काले गोरे का, बल्कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में सब प्रकार के लोग हैं। भारत में काले गोरे का कोई भेद नहीं है। गाना है ना, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नाता हो हमें, हमें प्यार निभाना आता है। ठीक है, ये हमारा भारत है। चलो इतना क्लियर है क्या? और उस वजह से उन लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं अलग अलग है। यहां तक रीड करो, फिर इसके बाद में आगे बढ़ता हूं। रीड करें। सिंस 1950, 1950 में क्या हुआ? द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थेड सिस्टम। जो उनका ये सिस्टम था कि सारी चीजें श्वेत लोगों को देना है, इस पर इंडियन ने और वहां के जो ब्लैक कलर लोग थे उन्होंने साथ में मिलकर प्रोटेस्ट किया। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने क्या किया? विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। जो उनकी जो ये नीतियां थी उसके खिलाफ कौन कौन उसका मतलब ये होता है कि ये लोग एक संगठन बनाकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले, अब यहाँ पर क्या लिखा है? अम्ब्रेला, झंडे तले हुए आए। इसके अंदर कौन कौन लोग था? दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स, यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, मैनी सेंसिटिव वाइट्स मतलब कि कुछ समझदार जो सफेद लोग थे, जो वो खुद भी चाहते थे कि ऐसी सारी प्रथा यहाँ से हटना चाहिए। तो ये लोग भी किसके साथ आए? ब्लैक्स के साथ, मतलब अश्वेत लोगों के साथ। जो इंडियन जो उनका साथ दे रहे थे उनके साथ आए। कौन? सेंसिटिव वाइट। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as a unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। उन्होंने क्या हुआ कि ये बाकी देश भी इन लोगों के साथ आए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने, कुछ लोगों ने और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या दमन करके फिर भी इन लोगों ने क्या किया? अपना शासन जारी रखा। वो लोग इसके प्रोटेस्ट के लिए एक्टिविटी क्या करना है? खुद करे खुद सीखे। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष पर एक पोस्टर बनाए। Makes a poster on the life and struggle of Nelson Mandela. The available read some portion of his autobiography, The Long Walk to Freedom in the Classroom. अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उसके कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा जरूर करें। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे अंग्रेज लोग करते थे ना, उनके कानून थे बिना बताए उठा लेना। आज अगर कोई को पुलिस बिना बताए उठा ले तो पुलिस उनको जवाब देती है। क्या? एक नए संविधान की ओर, टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल्स थ्रो रिप्रेजेंट्स, द वाइट regime changed its policies, discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restrictions on the media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of jail as a free man. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new nation flag of the
Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government. समझना, हिंदी में भी पढ़ रहा हूं और फिर समझाता हूं। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। मतलब वो लोग ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक्टिविटीज कर रहे थे, हड़तालें कर रहे थे, तो ज्यादा हड़तालें होने लगी तो गोरी जो सरकार थी उन्होंने ये सोचा कि अब हम ज्यादा अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकते, इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियों को हटा लिया गया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। पहले कौन सा देश था जिसमें भेदभाव की नीति चलती थी? और एक डेट आई 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य को एक नया झंडा लहराया और दुनिया को एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन का रास्ता खुला। यह सब कैसे हुआ? आइए इस अवधारणा बदलाव के बाद नए अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जाने। और यह सब कैसे हुआ, आइए हम सब ये सुनते हैं नए साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन है? नेल्सन मंडेला। हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। यहां तक समझ आया क्या? क्या बोला उन्होंने? हिस्टोरिकल enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings in the कॉर्नरस्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी। हिंदी में क्या लिखा है सुनो। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़े और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लिए हमारे लोकतंत्र का अधिकार है।